सिंदूर की बात आई थी, ऑपरेशन सिंदूर की बात आई थी, उसमें एक सैनिक होने के नाते मैंने ये महसूस किया कि इसको, हमारी सेना को बीच में ही क्यों रोक दिया गया। ऐसा ही 65 में भी हम लाहौर तक चले गए थे, हमारी सेना लाहौर तक चली गई थी, वहां पर भी हमको रोका गया। हम 40 किलोमीटर कुछ दूरी पर थे लाहौर को कब्जा करने के लिए, वहां पर भी हमारी सेना को रोका गया। और चाइना के टाइम पर भी हमको खुले हाथ नहीं रखा गया। हमारी, जैसा मैंने किताबों में पढ़ा, जैसा अनुभव किया, उस समय भी हमारी सेना को एयरफोर्स के द्वारा सहयोग नहीं करवाया गया। हमारे राजनेता, हमारे विधायक, हमारे सांसद, कोई 8 पेंशन ले रहा है, कोई 6 पेंशन ले रहा है, कोई 3 पेंशन ले रहा है। सारे नेताओं के जितने भी, जब तक वो पोस्ट में रहते हैं, जब तक वो सेवा में रहते हैं, तब तक उनको आप पूरा सुविधा दीजिए। उसके बाद उनकी सुविधाएं एकदम जीरो हो जानी चाहिए। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज आपकी गूंज पॉडकास्ट स्टूडियो में इस राष्ट्रीय पर्व, जो आज 15 अगस्त का दिन है, आज हम इस पावन पर्व पर एक आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे जिन्होंने अपनी सेवाओं से हमारे भारतवर्ष को गौरवान्वित महसूस करवाया है और अपने इस कार्यकाल में कई ऐतिहासिक पल आपने देखे हैं और कई लड़ाइयां लड़ी हैं। 71 की लड़ाई में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपने निभाई और साथ ही मैं आपको बताऊं, आपने रिटायरमेंट के बाद आप खाली नहीं बैठे और समाज को अपनी निरंतर सेवाएं दे रहे हैं। एक लेखक रूप में आपने 200 से ज्यादा आर्टिकल आपके दैनिक जागरण अखबार में प्रकाशित हो चुके हैं और कोरोना काल में आपने कई किताबें लिखी हैं, 5 से ज्यादा आप बुक्स लिख चुके हैं और आज भी निरंतर अपनी सेवाएं इस देश को दे रहे हैं। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मेहमान से, रूबरू कराने जा रहे हैं आपसे, आनंद सिंह ठिटोला जी, पूर्व नौसैनिक। आपका स्वागत है आपकी कुछ पॉडकास्ट स्टूडियो में। मैं आपसे आज, क्योंकि बहुत ही गर्व का दिन है, हम सब पूरे भारतवर्ष में जितने भी भारतीय रह रहे हैं, 140 करोड़ भारतवर्ष आज जश्न मना रहा है, पूरा भारत। इतना खूबसूरत दिन है इस आजादी के पर्व में। आज हम आपसे बात करेंगे, जब आप सेना में आप भर्ती हुए और आपने कई वर्ष सेवाएं दी आपने अपनी काम से, और 71 की लड़ाई में भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। आप जब सेना में भर्ती हुए थे, उस समय क्या आपके मन में था इस देश सेवा को लेकर के, और आज आप करीब 80 वर्ष के आसपास हो चुके हैं, और आज आप कैसा महसूस करते हैं इस नए भारत में? धन्यवाद। माँ भारती की जय हो, भारत माता की जय हो। आपने मुझे इस पावन अवसर पर ये बहुत बड़ा जुम्मेवारी मेरे को, या जुम्मेवारी कह लीजिए, या मेरे को गौरव की बात है कि आपने मुझे बुलाया और मेरा साक्षात्कार हुआ। धन्यवाद आपका और आपकी टीम का। मैं भारतीय नौसेना में 1965 कोई अप्रैल मई में भर्ती हुआ था। काफी पुरानी बात होगी, एकदम याद भी नहीं रहता है। मेरी भारतीय नौसेना में 15 साल की सेवा मैंने दी। उनमें से कई जहाजों में वॉरशिप, कई जहाजों में, कई बंदरगाहों में, अंडमान निकोबार, यानी कि कई जगह मैंने सेवाएं दी, जैसा कि हर एक पुरुष, हर एक नाविक को देनी होती है। इस बीच 71 का समय आया, जब एक नापाक दुश्मन ने हमको, हमारे ऊपर वॉर थोपा। उस वॉर में मैं INS दीपक में सेवा दे रहा था, जो कि एक सप्लाई वैसल हुआ करता था। अब उसके बदले में ज्योति वगैरह वगैरह कई आ गए हैं। तब हमारे पास रशियन बिल्ट मिसाइल बोटें होती थी, जो कि अपने खुद के प्रोपेलर से लंबा सफर, समुद्र की बात कर रहा हूं मैं, लंबा सफर तय नहीं कर सकती थी। इसलिए उन मिसाइल बोटों को हमारे भारतीय वॉरशिपों ने, युद्धपोतों ने
बॉम्बे हार्बर से कराची के कुछ दूर तक, कराची हार्बर तक उनको टो किया मतलब उनको बांध करके लेके गए। जैसा मैं पहले कह चुका हूं कि वो अपने प्रोपेलर से, उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होने की वजह से वो इतना लंबा सफर तय नहीं कर सकते थे। इसलिए हमने उनको 11 बजे के लगभग, मैं 3 दिसंबर की बात कर रहा हूं, करीब 11 बजे के लगभग हमने उनको कराची हार्बर के बाहर कास्ट ऑफ किया, यानी कि उनको अपने जहाज से अलग किया। अलग करने के बाद वो अपने अपने दिशा निर्देश, अपने अपने गंतव्य को गए, जहां भी उनको बताया गया था कि तुमने जो भी उनका काम था, जो भी उनके एम थे, तो उनमें से 3 मिसाइल बोट अलग अलग दिशाओं को गए। एक मिसाइल बोट ने कराची, 2 मिसाइल बोटों ने कराची हार्बर में तत्कालीन PNS खैबर और एक और मर्चेंट शिप जो कि अमेरिका से पाकिस्तान के लिए काफी साजो सामान यानी कि हथियार वगैरह लेके आ रहा था, उन दोनों को कराची हार्बर में डुबाया। उसके अलावा एक बहुत बड़ी, मेरे ख्याल से एशिया, तत्कालीन एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी कराची में होती थी, दूसरे मिसाइल बोट ने उस रिफाइनरी में मिसाइल दागी और यह कहा गया कि उस रिफाइनरी में 7 दिन तक आग के शोले उगते आसमान को छूते हुए नजर आए। यानी कि वो इतनी बड़ी रिफाइनरी हमने उनकी ध्वस्त की जिसमें 7 दिन तक फ्यूल जलता रहा और काफी बर्बादी उनको हुई। वो समय जो था, हम एक बड़े अजीब किस्म की मुसीबत में थे। हमें थोड़ा सा, हमारा भले ही भारतीय नौसेना का, भारतीय आर्मी का मोरल बहुत ही बूस्ट रहता है हमको। जब हमने एक प्रत्यक्षदर्शी बात बता रहा हूं, जब हमने ये पता चला कि उन्होंने कराची हार्बर में हमारे मिसाइल बोटों ने निपत, निर्घट और एक का नाम भूल रहा हूं, माफ करना, उन्होंने जब कराची हार्बर में बम्बार्डमेंट किया और जब हमको हमारे शिप में, हमारे जहाज में, हमारे पोत में हमको खबर मिली, तो हम रात को 1 बजे या 1:30 बजे सारे लोग अपने अपने जहाज के छत में जाकर के, छत में मतलब प्लेटफॉर्म पे जाकर के हम जश्न मना रहे थे। हम अधिकारी, छोटा कर्मचारी, बड़ा कर्मचारी, सभी लोग, हम लोग वहां गए, हमने बहुत बड़ी खुशी मनाई और ऐसा लग रहा था कि हमें एक बार और वहां जाना चाहिए और हमको और खुद वहां हैंड टू हैंड उनके साथ करना चाहिए। लेकिन ऐसा, जैसा कि हम सभी लोग आर्मी वाले बधे रहते हैं एक नियम कानून के अनुसार, तो बहुत खुशी की बात हुई। वो ऑपरेशन के बाद हमें काफी खुशी हुई। और जब एक और विशेष बात में संक्षिप्त में बताना चाहता हूं, जब रशिया में गोर्बाचोव, एडमिरल गोर्बाचोव होते थे तत्कालीन, जब उनको पता चला कि बॉम्बे हार्बर से कराची में हमारी बोटों ने, यानी कि वो मिसाइल बोट रशियन थी, उन्होंने वहां ऑपरेशन किया और वहां उन्होंने इतना इनुकसान किया, तो वो एडमिरल गोर्बाचोव बाय फ्लाइट इंडिया आए और उन्होंने हमारे मिसाइल बोट को, हमारे मिसाइल बोट के जो अधिकारी थे जो उस पर पार्टिसिपेट ले रहे थे, उनको अपने पास बुलाया और उनको शाबाशी दी। वो, आपको ये सुन के बड़ी अजीब लगेगा, वो जो मिसाइल बोट के कर्मचारी अधिकारी थे उनके पास यूनिफॉर्म, क्योंकि एक बहुत बड़ा एडमिरल, दूसरे देश का एडमिरल आ रहा है, उनके लिए प्रोटोकॉल होते हैं, तो वो प्रोटोकॉल के लिए उनके पास ड्रेस नहीं थी। वो अपने वर्किंग ड्रेस में गए थे। तो गोर्बाचोव ने, जो एडमिरल गोर्बाचोव थे, उन्होंने ये सिग्नल भेजा कि आप जिस ड्रेस में हैं उस ड्रेस में आ जाओ। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सम्मान की बात है। और उधर उसी के दूसरी तरफ बॉम्बे, बंगाल की खाड़ी में जो युद्ध चल रहा था, हमने उनका, पाकिस्तान का सबमरीन गाजी, मेरे ख्याल से उसको इसलिए भेजा गया था कि वो INS विक्रांत को डुबाए। अरे वाह। INS विक्रांत को डुबाने के लिए गाजी को विशाखापट्टनम, लंबे रूट से विशाखापट्टनम भेजा गया। बाद में पता चला कि वो खुद ही अपने कहीं पर टकरा गया और उसको INS राजपूत ने मार गिराया, मतलब उसको वो कर दिया। तो उधर हम यहाँ पश्चिम में लड़ रहे थे, हमारी बाकी सेना पूरब में लड़ रही थी, बांग्लादेश आजाद करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो हमने, हमारे जनरल, वहां के जो कमांडिंग ऑफिसर थे, उन्होंने 92,600 यानी कि 93,000
सैनिकों को सरेंडर करवाया, पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करवाया, और हमने पाकिस्तान एक संसार का एक नक्शा बदल दिया। हमने पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश में बदल दिया। ये भारतीय नौसेना की, भारतीय आर्मी की और भारत के जवानों की और हम सबकी, पूरे भारत की जनता का जो हमको सहायक सपोर्ट मिला, हमको जो हौसला अफजाई हुई, उसका हमें पूरे भारत को और तत्कालीन जो भी हमारे अधिकारी थे या नीति नियोक्ता थे, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। इसका मुझे आज भी बहुत, मैं बोलते बोलते आपको लग रहा होगा, मैं खुद भी उत्साहित हो रहा हूं कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं अभी फिर जाऊं और फिर कुछ करूं। इसके लिए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मैं 71 की लड़ाई में मैंने एकदम सामने जाकर के पाकिस्तान के कराची हार्बर में उनको डिस्ट्रॉय किया। उसके लिए मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और अपनी भारतीय सेना को, भारतीय नौसेना को का गर्व महसूस कर रहा हूं। धन्यवाद जी। आपको जो है सरकार द्वारा एक सर्टिफिकेट के प्रस्तुति प्रमाण पत्र भी सम्मानित भी करा सरकार ने आपको, और उस समय आप कैसा फील कर रहे थे? अगर यहाँ है तो हम उसको देखना भी चाहेंगे। मुझे भारतीय नौसेना के द्वारा जो विशिष्ट कार्य हमको अलग अलग लोगों को दिया गया, उसके लिए मुझे एक प्रशस्ति पत्र भी दिया गया, जो कि तत्कालीन एडमिरल एस.एम. नंदा जी द्वारा मुझे सम्मानित किया गया। और मैं अपने आप को उस समय, आज बहुत पुरानी बात हो गई है, ये करीब 72 में हमको सम्मानित क्या होगा, फरवरी जनवरी पता नहीं एग्जैक्टली याद नहीं है। तो मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा था अपने भारतीय होने का, और भारतीय होने के अलावा भारतीय नौसेना में कार्य करने का मुझे बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा था, और मैं अपने आप को महाभाग्यशाली समझ रहा था। दूसरा, हम जैसा कि दर्शकों को बताना हूं कि हम सुनने में ही हमारे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, और आपका जो उत्साह देख रहे हैं हम 71 की लड़ाई में जो आपकी भागीदारी रही है, तो आप सोचिए कैसा वो पल हुआ होगा। क्या उस फील अगर आप करते हैं, क्योंकि लड़ाई के दौरान आपको पता है कुछ भी हो सकता है। चलिए, बहुत आपका पूरा देश जो है मैं कहूंगा कि कर्जदार है, और आपने इतना जो अपनी सेवाएं देकर के त्याग करा। आज देश वैसे भी, भारतवर्ष जो है सैनिकों का भाई हमेशा प्रोत्साहन करता है, और सरकार ने, प्रशासन शासन उसने आपको अप्रिशिएट भी करा। मैं एक बात आपसे और जानना चाहूंगा टिटला जी कि आज की वर्तमान जो सेना की बात करें, और क्योंकि बहुत पुरानी बात हो गई है, आज आप लगभग 80 वर्ष के हो गए, आज के वर्तमान दौर में सेना को आप किस नजर से देखते हैं? सेना के पास क्या वो अधिकार जो पहले के अपेक्षा है, या आज सेना राजनीतिकरण का शिकार हो रही है? धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रश्न है। तब हमारे पास, मैं 65 to 80 की बात कर रहा हूं, तब हमारे भारतीय नौसेना के पास, स्पेशली भारतीय नौसेना की बात करूंगा मैं, तब हमारे पास बहुत अच्छे इक्विपमेंट, यानी कि जो लड़ाई में काम आते हैं, ऐसे संसाधनों की कमी थी। हमें एक दूसरे देश का मुंह देखना पड़ता था। गोया कि आज हमारे भारतीय नौसेना के पास बहुत अच्छे अच्छे जहाज है, बहुत अच्छे अच्छे इक्विपमेंट है, बहुत अच्छे अच्छे आधुनिक हथियार से हमारी सेना सुसज्जित है। उसके बावजूद आज मैं ये साथ में ये भी देख रहा हूं कि आज की जो सेनाएं हैं, उनके लोगों को काफी सुविधाएं मिल रही हैं। हमको एनुअल लीव बड़ी मुश्किल से मिल पाती थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि 2-2, 3-3 बार सैनिकों को छुट्टियां मिल रही हैं। उनको काफी अच्छे अच्छे वो मिल रहे हैं, सुविधाएं मिल रही हैं। आज फैमिली को सेना में, सेना के जहां जहां सैनिक का हेडक्वार्टर होता है, मैं फ्रंटियर की बात नहीं कर रहा हूं, आज कई फैमिली अकोमोडेशन बन गए हैं। कई लोग अपने बच्चों को, अधिक से अधिक सैनिक अपने बच्चों को अपने साथ रखते हैं, जिससे उनका मनोबल बढ़ जाता है। अब रही बात पहले की बनस्पति, मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा, पहले की बनस्पति आज जो सेना का वो एक हिसाब से खुले, अखबारों में तो कहा जाता है कि सेना को खुली छूट दे रखी है, लेकिन कहीं न कहीं आज भी, जैसे अभी सिंदूर की बात आई थी, ऑपरेशन सिंदूर की बात आई थी, उसमें एक सैनिक होने के नाते मैंने ये महसूस किया कि इसको, हमारी सेना को बीच में ही क्यों रोक दिया गया।
मैंने अपने साथियों से इस बारे में जिक्र भी किया, अपने जो अधिकारी हैं, कई लोग हैं, उनके साथ मैंने ये बात का शेयर भी किया कि भैया ये आपस में ऐसा क्यों हुआ होगा। तो सभी का मैंने कहने का मतलब यही था कि आम जो मेरे भी अपना विचार है कि ये आज जो हम डिप्लोमेसी, हमारे देश में डिप्लोमेसी के कारण या सभी को एक साथ चलो के कारण संभवतः ऐसा हुआ होगा। बाकी अब ऐसा क्यों हुआ, क्या नहीं हुआ, ये तो जो हमारे रणनीतिकार हैं या हमारे जो वॉर के उसमें हैं वही जानते होंगे। लेकिन उस समय हमें, जिस समय हमको बीच में रोक दिया गया, ऐसा ही 65 में भी हम लाहौर तक चले गए थे, हमारी सेना लाहौर तक चली गई थी, वहां पर भी हमको रोका गया, वहां पर भी हमको रोका गया। हम 40 किलोमीटर कुछ दूरी पर थे लाहौर को कब्जा करने के लिए, वहां पर भी हमारी सेना को रोका गया। और चाइना के टाइम पर भी हमको खुले हाथ नहीं रखा गया। हमारी, जैसा मैंने किताबों में पढ़ा, जैसा अनुभव किया, उस समय भी हमारी सेना को एयरफोर्स के द्वारा सहयोग नहीं करवाया गया या कोई ऐसी, जो भी रहा होगा, ये कूटनीति है, इसके बारे में विदेश नीति है, इसके बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जिस समय बंगाल 71 में हम बंगाल की खाड़ी में लड़ रहे थे, उस समय मैं यूएसएसआर, तब यूएसएसआर होता था, उनका आज इस मंच में बैठ करके धन्यवाद दे रहा हूं। जब 7th फ्लीट हमारे बंगाल की खाड़ी में हमारे साथ पाकिस्तान की तरफ से हमारे खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए आ गई थी, तो यूएसएसआर ने सबमरीन का बेड़े में 50, 60, 70 सबमरीन उन्होंने उस फ्लीट के पीछे लगा दिए ताकि उनको, वो हमारे ऊपर अटैक नहीं कर। इसलिए मैं एक पूर्व सैनिक होने के नाते मैं आज भी अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है, जो रूस हमारे भारत का साथ देता है, भारत की सार्वभौमिक का साथ देता है, उसका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आज भी रूस को मैं यहां से इस मंच में बैठ करके सल्यूट करता हूं, जय हिंद करता हूं। अच्छा, एक बात जानना चाहूंगा, अगर आज आपको पुनः एक मौका मिले, मान लीजिए लड़ाई होती है, जैसे अभी सिंदूर ऑपरेशन हुआ, आपने जिक्र भी करा, अगर पुनः आपको सरकार बुलाती है, भाई आर्मी बुलाती है, सेना बुलाती है, तो क्या आप जाएंगे अगर आवश्यकता पड़ती है? धन्यवाद। मैं इससे पहले भी एक बार कह चुका हूं कि आज भी हमारा मन करता है कि हम अपने घर से निकलें और कम से कम फ्रंट में नहीं जाके तो कम से कम और जो साइड सपोर्ट हमारे द्वारा हो सकता है, जो हम और चीजें कर सकते हैं, जैसे उनको सप्लाई करना। मैं कल वहां देख रहा था कि वो पीठ में लाद करके, गोनी बैग लाद करके ले जा रहे थे जो हमारी आपदा आई है। ऐसी कुछ काम आज भी हमको, मैं 70 मतलब सेवाएं देने को, कुल मिलाकर सेवा देने को तैयार हूं और खुल के, यानी कि हमको घर में बैठ करके नहीं, हमको और काम दीजिए, हम और काम आगे बढ़ करके भी हम सेवा देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, दूसरी बात, एक बात आपसे जानना चाहेंगे, जो अभी अग्निवीर का जो बात चल रही थी, बीच में काफी विरोध हो रहा था। आप अग्निवीर को जो 4 साल की जो नौकरी के रूप में, एक सेवा के रूप में सरकार ने एक नया प्रचलन चालू करा है, आप इसको अच्छा मानते हैं या आने वाले टाइम में सेना को, आप क्या लगता है कि सेना कमजोर होगी, किस नजर से आप देखते हैं? धन्यवाद, बहुत अच्छा सवाल है। ये मैं अपने किताब में जो मेरे आर्टिकल्स हैं उनमें भी इसका जिक्र कर चुका हूं। हमारी सेना तब तक बहुत ठीक ठाक थी। हमारी सेना एक प्रोफेशनल आर्मी कहते हैं, वो है, अभी भी है। जो ये इनको जो भर्ती किया गया, इसके पीछे क्या राज है, क्या दूरदृष्टि है, क्या फॉरेन पॉलिसी है, क्या इंटरनल पॉलिसी है, इसके बारे में मैं ज्यादा न जानकारी है। और मैं इतना ही कहूंगा कि कहीं पढ़ते हैं हम, फलानी सेना ने फलाने देश से कुछ हजार सैनिक किराए में ले रखे हैं, तो इस किस्म की बातें जब आती हैं तो दिमाग में यह आता है कि कहीं हमको भी, हमारी जो सेना है उसको, उसकी स्ट्रेंथ, जो सरकार का जो सेना के ऊपर जो खर्चा आता है, हमारी को जो पेंशन मिलती है, हजारों करोड़ रुपया जो पेंशन आती है, उसको रोकने के लिए तो मैं नहीं कहूंगा, यानी कि उसकी वजह से शायद सरकार चाहती होगी कि ये आर्थिक भार सरकार के ऊपर कम हो, जबकि हमारे राजनेता,
हमारे विधायक, हमारे सांसद, कोई 8 पेंशन ले रहा है, कोई 6 पेंशन ले रहा है, कोई 3 पेंशन ले रहा है और सारी जिंदगी भर वो पेंशन लेते हैं। आज उन्होंने अगर कसम खा ली तो उनकी कल से पेंशन शुरू, उनकी तनख्वाह शुरू हो जाती है। उसके अलावा उनके पास लाखों करोड़ों का उनके पास सरकार उनको और टेलीफोन से सुविधा, दूसरी चीजें, सारी सुविधाएं दे रही है। अगर फौजी ने थोड़ा सा 2-3 हजार, 10-20 हजार रुपया को पेंशन देना भी पड़ जाए तो उस मुकाबले में ये नगण्य है। मैं कहता हूं कि सारे नेताओं के जितने भी, जब तक वो पोस्ट में रहते हैं, जब तक वो सेवा में रहते हैं, तब तक उनको आप पूरा सुविधा दीजिए। उसके बाद उनकी सुविधाएं एकदम जीरो हो जानी चाहिए। ये मैं अपने इस लेखों में भी कई दफे जिक्र कर चुका हूं। मेरे को यहाँ पर बहुत दुख होता है कि हमारी जो इनकम टैक्स लोग हैं वो अपनी कम खा के, कम कमा करके, कम खर्च करके, अपने बच्चों का गला काट करके इनकम टैक्स देते हैं और वो हमारे नेताओं को के पास जाता है, जो कि बेवजह है, गलत है, बहुत गलत बात है। मैं चाहता हूं कि हमारी जो ये सेना बनाई है इसको रेगुलर किया जाए। इसको 4 साल के बाद उनका क्या होगा, क्या नहीं होगा, इसके बारे में बड़ी दुविधाएं हैं। कुल मिलाकर के आप इस जो अग्निवीर से सहमत नहीं है? आपको लगता है कि भाई इसमें सेना भी कमजोर होगी? और ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि भाई जब विधायकों, सांसदों को 5-5, 8-8 बार की पेंशन मिल रही है तो क्या एक सैनिक को पेंशन की कटौती के लिए सिर्फ अग्निवीर की योजना लाई, ऐसा आपको लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि पेंशन, ये जो हमारा बजट, जिसको बजट कहते हैं, डिफेंस बजट, उसमें उसको स्टेब्लिश करने के लिए संभवतः ये अग्निवीर जो 4 सेवा की, ताकि उनको तक पेंशन एक मुश्त उनको 20-30 हजार रुपया, 2-3 लाख रुपया दे दिया जाए। उनको फिर उनके साथ संबंध, उस बीच में अगर कोई लड़ाई होती तो उनको यूज किया जाए। उसके बाद उनके साथ कुछ मोटा मोटा जो भी उनकी देनदारी दे करके, सरकार जिस तरह से आज पूर्व सैनिकों को की देखभाल कर रही है, संभवतः सरकार ये सोचती है कि हमारे ऊपर, सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा खर्च आ रहा है, बहुत ज्यादा बजट हो रहा है। मुझको अंदर की बात नहीं पता है कि इसका के पीछे, लेकिन हमारा और हमारे जैसे अन्य सैनिकों का यह मानना है कि जो अग्निवीर, ये अच्छा खासा हमारा चल रहा था, बहुत अच्छा खासा चल रहा था। अग्निवीर को ला करके बीच में सारे सैनिकों का, जो पहले से सैनिक हैं, उनका भी मनोबल कहीं न कहीं ये कुमाऊं कमजोर हुआ। खास करके हम उत्तराखंड की बात करें, कुमाऊं तो भाई सैनिकों के लिए जाना जाता था। यहाँ पहाड़ी जितने भी हमारा एरिया है, और बड़े शौक से लोग जो है बचपन से ही दौड़ भाग की तैयारी करते थे कि ताकि सेना में जाएंगे, भाई हर घर में फौजी मिलता था। तो आज ये अग्निवीर आने से कहीं ना कहीं या तो रोजगार में भी कमी आएगी, युवा भी जो है आज नशे का जो शिकार हो रहे हैं, जब भाई नौकरी नहीं मिलेगी। तो आप को क्या लगता है कि यूथ इससे मिसगाइड हो रहा है? धन्यवाद। कुमाऊं और गढ़वाल के पहाड़ी क्षेत्र से मैं हूं। मुझे वहां की भौगोलिक और समस्याओं की बहुत जमीनी स्तर पर पता है। मैंने अपने आर्टिकल्स में भी मैं लिखते रहता हूं। मेरी किताब भी छपी है, पहाड़ का दर्द, मैं आपके सामने रखता हूं। ये पहाड़ का दर्द मैंने लिखा है, इसमें भी मैंने पहाड़ का दर्द लिखा है। अरे वाह। पहाड़ का दर्द जो है वो बहुत ही जैसा आपने अभी हाल में सुना होगा कि वहां पर ऐसी ऐसी विपदा आई, तो उसमें मैं ये कहना चाह रहा था, बहुत अच्छा था। कम से कम हमारे गढ़वाली लोग, हमारे कुमाऊनी लोग सेना में जाते थे, उनके पीछे एक ये होता था कि चलो हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा, वो सेना में जाएगा, हमारा बुढ़ापे का पालन पोषण। आज सेना में जाने के बजाय पर्वतीय अंचल का युवा दिल्ली में, गुड़गांव में, एनसीआर में दूसरे काम करने को तैयार है, लेकिन सेना में जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसको अपना भविष्य पहले की अपेक्षा आज सेना में सुरक्षित या उज्जवल नहीं दिख रहा है। इसलिए आज पहाड़ का बंदा, कुमाऊं का बंदा, उत्तराखंड का युवा है जो है, वो सेना में जाने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक नहीं है। धन्यवाद। आप अपने जीवन में लगभग 80 वर्ष के आसपास हो चुके हैं आप। कोई ऐसी, आपने जब नौकरी में थे, आप अपनी सेवाएं दे रहे थे, तो उस समय कोई ऐसी घटना घटी आपको बड़ा आज भी याद करती हो, या जब याद करते हैं भावुक हो जाते हैं, कोई ऐसी जॉब के दौरान जो एक प्रेरणा भी देती हो? हाँ, मैं कमोरता, अंडमान निकोबार का कमोरता एक आइलैंड है जो रंगून से नजदीक है।
भारत से बहुत दूर है, रंगून से नजदीक है। अच्छा, अगर शाम को वातावरण ठीक रहा तो रंगून की लाइटें कमोरता आइलैंड में नजर आती है। वहां हमें जब वो जापानीज टाइम के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जब हमको वहाँ खंडर मिले, जब हमको वहाँ तोप वो मिले, वो उनके बनाए हुए तोपों के लिए जो बनाया हुआ स्ट्रक्चर, तो मुझे बहुत वहाँ लाइव नहीं मतलब आदमी नहीं रहते हैं, लेकिन और जंगली गौरव रहते हैं। लेकिन हम वहाँ 3 महीने की हमने वहाँ सेवा दी। गैरिजन कहते हैं उसको, 4th गैरिजन। भारत जब गोवा में पुर्तगाल के साथ वॉर हुआ था तो हमारी सरकार ने, हमारी सेना को ऐसा महसूस हुआ था कि भारतीय नौसेना को जमीन में भी युद्ध कर लड़ने का आना चाहिए। इसलिए हमने हमारे भारतीय नौसेना ने गैरिजन स्टार्ट किया था। वहां हमने गैरिजन में युद्ध लड़ा था, अपने ही साथ में 2 पार्टी बना करके हम युद्ध लड़ते थे। तो वो हमको वो 3 महीने का जो पीरियड था वो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही रोमांचक लगा। भले ही हम करोड़ों लाखों मील दूर थे अपने परिवार के साथ, उसके बावजूद भी हमको अपने घर पर की याद नहीं आती थी। हमने वहां बहुत अच्छा एंजॉय किया। कमोरता आइलैंड है, फारिस्ट आइलैंड। टटोला जी, एक बात आपसे जानना चाहेंगे, रिटायर्ड होने के बाद आप एक लेखक के रूप में आज की डेट में आप कई आर्टिकल लिख चुके हैं, कई बुक्स लिख चुके हैं, तो ये कैसे आपके अंदर मन में आया कि यार मैं जो है एक लेखक के रूप में, क्योंकि संपादकीय लिखना बहुत बड़ी बात होती है और बहुत जानकारी, नॉलेज चाहिए होती है, तो ये कैसे आप में आई बात? धन्यवाद महोदय, ये मेरा हृदय को छूने वाला सवाल आपने पूछा। मैं जब सर्विस में था तब भी मैंने कुछ लिखा, लेकिन वो कहीं खो गया, कुछ हो गया, वो उसको मैं नहीं संभाल सका। जब सेना के बाद मैं 80 में रिटायर हुआ तो मैंने 2-3 साल यहाँ वहाँ अपने बच्चों को पालने के लिए काफी संघर्ष किया। फाइनली मैंने यहाँ पर एक छोटी सी दुकान, चाय का खुमचा, तिकुनिया के पास एक चाय का खुमचा चलाया। वो करीब 6 महीने मैंने वो चाय का खुमचा चलाया। वहीं से मुझको हल्द्वानी के बारे में, हल्द्वानी की गलियों के बारे में, हल्द्वानी क्या है, इसको मैंने देखा, पढ़ा, समझा। तब मेरे दिमाग में आया कि मैंने भारतीय नौसेना के रिटायर जितने भी हल्द्वानी में लोग रहते हैं उनको मैंने ढूंढा। उनको ढूंढ करके मैंने 14 लोगों को मैंने ढूंढ पाया। उनको लेकर के मैंने पूर्व नौसैनिक कल्याण समिति की स्थापना की। पूर्व नौसैनिक कल्याण समिति की स्थापना की। उस पूर्व नौसैनिक कल्याण समिति आज भी जिंदा है, उसका मैं संस्थापक हूं, मुझे गर्व हो रहा है। उसके बाद मैंने मेरी दुकान के कमरे में हम वो मीटिंगें करते थे। हमने कई अच्छे काम किए पूर्व नौसैनिक, इसमें बहुत लंबा जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर मुझे मेरा हौसला बढ़ा। फिर मैंने अपना क्षेत्र, जो मेरा पहाड़ का क्षेत्र है, दौलाघाट इलाका, तिखून करके हमारी पट्टियां होती है, ये पट्टी वो पट्टी के नाम होता है, तिखून सेवा समिति की नींव डाली। तिखून सेवा समिति मैंने 2 साल चलाई, लेकिन उसका भी मेरे को बहुत अच्छा परिणाम नहीं मिला जैसा पूर्व नौसैनिक कल्याण समिति ने मेरे को रिजल्ट दिया। उसके बाद मैंने वरिष्ठ नागरिक जन कल्याण समिति ज्वाइन की। सन 14 से लेके 22 तक मैं वरिष्ठ नागरिक जन कल्याण समिति का अध्यक्ष रहा। उस बीच मुझे कई लोगों से, जो हमारे यहाँ मीटिंग में आते थे, लेखक होते थे, दूसरे तीसरे राइटर, उनसे प्रेरणा मिली। तो फिर मैंने लिखना शुरू किया। इस बीच कोरोना आ गया। कोरोना में टाइम पास कैसे होगा, क्या होगा करके, तब जाके मैंने अखबारों के द्वारा, मेरी जो भी ये किताबें आप देख रहे हैं 3, 4, 5, ये इसमें कोई साहित्य नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। इसमें साहित्य नहीं है, इसमें अखबारी भाषा में लिखा गया है। और उन्हीं अखबारों से प्रेरणा लेकर के मैंने 5 किताबें, 3 गद्य और 2 पद्य, ये किताबें मैंने कोरोना काल में लिखी। उसका कि मैं इसका पेमेंट नहीं लेता हूं, मैं बेचता नहीं हूं, मैं गिफ्ट करता हूं। तो उनमें से कुछ अच्छा लिखा गया, कुछ बुरा लिखा गया। उस जो मेरे साथ जो अन्य लोग थे, जो लेखक थे, जो अपने अपनी किताबें का वो निकालते थे, तो उनको देख करके मुझको लगा कि मेरे को कुछ लिखना चाहिए। आप टटोला जी एक बात बताइए, जो पहाड़ की दर्द, मैं एक आपकी किताब जैसे कि देख रहा हूँ, दर्शक भी हमारे देख रहे हैं, ये टाइटल ही ऐसा है, बहुत दिल को छू लेने वाला टाइटल है। तो इस पूरी किताब का हम एक लाइन में वर्णन चाहेंगे, जो ये पहाड़ का दर्द, क्योंकि
हमारा जो कुमाऊं एरिया है ये कई दुर्गम क्षेत्र है, इसमें जो ये पीड़ा आपने इसमें बयां करी होगी, हम क्योंकि पूरी किताब पढ़ेंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा, कोई ऐसी ये जो टाइटल आपके मन में आया और पहाड़ की पीड़ा जो आपने इसमें बयां करी है, तो ये प्रेरणा कैसे मिली, कहाँ से कोई घटना घटी आपके साथ, या कोई महसूस हुआ या देखा या किसी ने बताया, इसके बारे में आपसे जानना चाहिए। धन्यवाद। आज भी मैं शांति संगठन का भी संस्थापक अध्यक्ष हूँ। आज भी शांति संगठन के 5 फॉर्मूले जो हैं, हम क्या क्या करते हैं करके, उनमें सबसे महत्वपूर्ण है जो हमारे कुमाऊं में, जो हमारे पहाड़ में नशा का जो प्रचलन है, वो बहुत ही हमारे बच्चों को जीर्ण शीर्ण कर रहा है। यानी कि वो दीमक की तरह पहाड़ के युवाओं को कुचोड़ रहा है, खा रहा है। तो इसमें मैंने जो मुख्य शब्द विषय है, पहाड़ के युवाओं का दर्द, पहाड़ का दर्द मतलब पहाड़ के युवाओं का दर्द। वहां औरतें किस विषम परिस्थिति में, एक औरत, मेरे को बहुत अच्छी तरह से याद है, मैं छोटा ही था, एक औरत जब घास लेने के लिए गई तो वो जब वापस आई, हमारे बाखली कहते हैं, बाखली के रास्ते से आई, जब वो वापस आई तो उसके सर में घास का गट्ठा और हाथ में बच्चा था। अरे वाह। इन ऐसी परिस्थितियों में पहाड़ का दर्द मेरे दिमाग में आज भी है कि वहां क्या क्या मुसीबतें होती हैं। आज भी आप आए दिन पढ़ रहे हो कितनी कितनी मुसीबतें हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है पहाड़ में जो नशाखोरी हो गई है, पहाड़ जो उजड़ गया है। हमारे कुछ लोग अपनी जमीन को बेच रहे हैं, दूसरे लोग वहां रिसोर्ट खोल रहे हैं, बाद में फिर वो उन्हीं रिसोर्ट में नौकरी कर रहे हैं, कोई बर्तन मल रहा है, कोई चौकीदारी कर रहा है। तो ये जो पहाड़ एक देवभूमि थी, एक वीर भूमि, देवभूमि जो भी कह लें, बड़े बड़े साधु संतों ने यहाँ, बड़े बड़े यहाँ मंदिरों की कमी नहीं है, यहाँ आस्था का द्वार है, सब कुछ होते हुए भी आज पहाड़ का युवा बिल्कुल खोखला हो गया है। बिल्कुल मैं कहूंगा, मैं शब्द इस्तेमाल करते हैं, मैं बिल्कुल बुरे नहीं करूंगा, नपुंसक हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो वाकई में जो आपने ये बात बताई, ये हम फील करते हैं और इसीलिए मैंने ये बात आपसे पूछी। ये हकीकत बात हो गई है, कामचोरी में बहुत नंबर 1 होता जा रहा है और इसीलिए बाहर का आया हुआ आदमी यहाँ सक्सेस हो रहा है, क्योंकि वो काम करना जानता है। और यहाँ बल्कि खुद का, आपने बहुत अच्छी बात बोली, खुद के जमीन बेचकर उसी होटल में वो नौकरी कर रहा है खुद का। चलिए, बहुत सारे दर्द है हमारे इस पहाड़ के। अंतिम में मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा। आज इतना अच्छा जो दिन है हमारे लिए आजादी का, आज आप एक संदेश के रूप में पूरी भारत को एक संदेश के रूप में आप बताएं, क्योंकि आप पूर्व नौसैनिक भी हैं, कि आज के भारत को आजादी के दिन आप कैसा फील करते हैं, कैसा लगता है कि हम कहाँ खड़े हैं, 21वीं सदी में है, तो उसके बाद हम कहाँ होने चाहिए थे? धन्यवाद। पहले तो मैं 2 लाइन में अपने पहाड़ के दर्द की बात करूंगा। हमारा पहाड़ में जो आज कहते हैं कि गांव-गांव में सड़कें चली गई हैं, फलाने का वो हो रहा है, जितने भी पहाड़ में जितने भी विकास हो रहा है, वो विकास के नाम पर विनाश हो रहा है। विकास होना चाहिए था, लेकिन उसकी रूपरेखा तैयार नहीं की गई है, जल्दबाजी में, उसकी जल्दीबाजी में। यानी कि उसने कहा मेरे यहाँ को रोड खोद दे, उसने कहा मेरे यहाँ को रोड खोद दे। इस किस्म से जो प्रॉपर जो काम होना चाहिए था, जहाँ ठीक है गांव-गांव में रोड आनी चाहिए, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन होनी चाहिए। उस गांव में आ सकती है, नहीं आ सकती है, कहाँ हो सकती है, मतलब इस बात का कभी ध्यान नहीं रखा गया। सिर्फ कागजों की पूर्ति के लिए रोड फलाने गांव में पहुंच गई, इतना हो गया हमारे, वो इतने बजट नकारने के लिए, हाँ, वो फाइलों का पेट भरने के लिए, कागज का पेट भरने के लिए सारी चीजें होती हैं। दूसरी बात, भारत को संदेश, आज भारत काफी विकसित हो चुका है। आज भारत अर्थव्यवस्था में भी काफी कुछ ठीक ठाक है, लेकिन एक दुर्भाग्य का विषय यह है, जिसको मैं महसूस कर रहा हूं, सही गलत पता नहीं है। आज हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है, जैसे हमारा नेपाल, हमारा बर्मा, हमारा श्रीलंका, हमारा पाकिस्तान, हमारा अफगानिस्तान, हमारे जो जितने भी ये पड़ोसी मुल्क हैं, इनके साथ हमारे संबंध उतने मधुर नहीं है। जबकि कहते हैं कि बेटा दूर नौकरी करता है, जब माँ बाप को कोई तकलीफ होती है, बेटा बाद में पहुंचता है, पड़ोसी पहले पहुंच जाता है। इसलिए हमको पड़ोसियों के साथ
ठीक है, आप अमेरिका के साथ रिश्ते बनाओ, आप रूस के साथ रिश्ते बनाओ, वहां से तेल सस्ता मिल रहा है, वहां से महंगा मिल रहा है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सबसे पहले हमको अपना पड़ोसी के साथ हमारे संबंध मधुर होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, ताकि वो दुख सुख में हमारा साथ निभा सके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत गहरी और सोचनीय बात है ये हम सभी के लिए, क्योंकि आज आज़ादी का पर्व 79 ईयर में इतना एंजॉय कर रहे हैं पूरा भारतवर्ष, क्योंकि कई शहादत हुई है तब जाकर के आज हम इतने खुले मंच पे हम सब बात कर पाते हैं और 21वीं सदी की बात करते हैं। आज हमारे जैसे कि ठिठोला जी ने बताया, कई दर्द बताए पहाड़ के भी और देश के बारे में भी आपके बीच में बात रखी। तो मैं इन सब बातों का मुझे लगता है हम सबको मंथन करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त को ही हमें देश को ताली बजा के झंडा उठा करके जय भारत या भारत माता की जय कहने से देशभक्ति नहीं होती है। हमें छोटी छोटी बातों को लेकर के हम हर रोज भारत के लिए लड़ना चाहिए, हमें सुधार करना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। और आज आप आपकी गूंज में आए, आपने इतना कीमती समय दिया और पूरा जो है भारतवर्ष की तरफ से सभी देशवासियों की तरफ से आपका पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।